हे गाइस वेलकम टू एजू टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे आप लोग वीडियो का टाइटल देख पा रहे हो कि हम सीडीएस 2022 का जो पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं जो अभी हुआ था। जो आपके सीडीएस 2022 है उसमें ये आपके जीके सॉल्यूशन वगैरह जो सॉल्यूशन मैं कराऊंगा प्रीवियस ईयर के वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। ठीक है, और हम जो भी पेपर सॉल्व करेंगे वो सिर्फ ए बी सी डी ना करके हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बेनिफिट मिले। क्योंकि अगर आप यूपीएससी के जो पेपर्स हैं, ठीक है ना, जैसे हो गया एनडीए, ठीक है, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, या फिर सीपीएफ हो गया, है ना, या फिर कोई भी एग्जाम होते हैं, ये आपस में कुछ कनेक्ट होते हैं। तो जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग ही आपको जैसे हो जाता है। ठीक है ना, तो जैसे 2019 में जो एनडीए का पेपर था उसका जीके का क्वेश्चन डायरेक्टली सीडीएस के 2022 के जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें दो तीन क्वेश्चन पूछे गए थे डायरेक्टली एनडीए के से। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम जो जीके सॉल्यूशन करेंगे वो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करेंगे और जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन होंगे वो सारे करेंगे। ठीक है ना, और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आई थी, बहुत प्यार मिला था एनडी की जो वीडियोस थी और बाकी कुछ सीरीज के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन में भी। तो उसी के लिए मैं आपके लिए जीके सॉल्यूशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है ना, और मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में कि सीरीज का जो पेपर है वो आप किस तरह से दें। ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं जीके जीके के पेपर से घबराते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको पेपर देना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब आप सीडीएस या यूपीएससी का पेपर कभी भी दे रहे हो तो सबसे पहले आपको बहुत चबा चबा के और बहुत समझ समझ के देना है। ठीक है ना, बहुत आराम से। जैसे यहाँ पे दे रखा है, इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ लेंस इज पॉजिटिव टू, ठीक है, देन द इमेज इज, इमेज कैसी होगी। ठीक है, तो आप अगर आप सीडीएस के लिए साइंस पढ़ना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप एनसीईआरटी को कवर कर लें। ठीक है ना, मोस्टली कॉमन चीज़ें। तो यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी 10th क्लास में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आराम से। अगर आपने पढ़ी है तो आप आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते। देखो अब करना क्या है, सबसे पहले मैंने पढ़ा क्या बोला, इसने बोला मैग्निफिकेशन। ओके, तो मैग्निफिकेशन होता क्या है, पहले मेरे दिमाग में आया कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। दूसरी चीज यहाँ पे इसने बोला लेंस। तो देखो भाई, यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन हम बोलते हैं हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको यू से बोल देते हैं। ठीक है, तो ये होता है पहली चीज। और अगर आपको ये याद आया तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज जो बन रही है, ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है दोस्तों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो कहलाता है आपका मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ यहाँ पे m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, इसको मैं h2 बोलता हूँ, h1 ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको m पॉजिटिव 2 दे रखा है, डॉट इज h1 इज इक्वल टू h2। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो इसका मतलब ये क्या है, ये इमेज की हाइट है और यहाँ पे आप बोल रहे हो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट की हाइट मल्टीप्लाई टू जो है वो इक्वल हो रही है इमेज के। इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट की उससे क्या हाइट से बड़ी होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा कट और ये ऑप्शन हो जाएगा कट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी होगी, स्मॉलर होगी ऑब्जेक्ट से, गलत यहाँ पे, क्योंकि हम पता है कि जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो 2 टाइम्स होगी किसके, ऑब्जेक्ट से, मतलब बड़ी होगी। तो पहला ऑप्शन कट, दूसरा ऑप्शन कट। तो तीसरा ऑप्शन लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट ट्रू है और यहाँ पे लार्जर देन ट्रू है। ठीक है, ये दोनों बातें मतलब मुझे पता चल चुका है, सी और डी में से ही आंसर होगा। अब थोड़ा सा और दिमाग लड़ाना है जो आपको पता होना चाहिए। देखो एम क्या होता है दोस्तों, जो मैग्निफिकेशन होगा वो दो लेंसेज, लेंसेज कितने हो गए, दो गए, एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया आपके पास और एक हो गया कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में अब एक जो मैग्निफिकेशन होता है वो या तो पॉजिटिव बनता है या नेगेटिव बनता है। ठीक है, लेकिन कनकेव में हमेशा जो मैग्निफिकेशन होगा दोस्तों वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि जो कॉनकेव लेंस होता है दोस्तों वो हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल बनाता है, वर्चुअल, वर्चुअल। ठीक है, तो वर्ड पॉजिटिव, जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो हमेशा क्या होगी, वर्चुअल बनेगा। ठीक है, और नेगेटिव होगा तो रियल बनेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो कॉनकेव लेंस होगा या फिर कॉन्वेक्स लेंस होगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब पॉजिटिव होगा दोस्तों तो क्या होगा, हमेशा वर्चुअल, क्या होगा, वर्चुअल। तो वर्चुअल आपको किसमें दिख रहा है, सेक्टर सी ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
ठीक है ना। ये मैं आपको देखो मैंने किस तरह से किया, जो चीज़ें मुझे पता थी उन चीज़ों से जोड़ जोड़ के हो गया। ठीक है, यहाँ पे इरेक्ट का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, बस दो चीज़ों से ही मेरे को ध्यान में आ गया कि इस तरह से किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, इरेक्ट, वर्चुअल एंड लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। होप सो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट क्या करेंगे, ये आपका जो क्या है लेंस फॉर्मूला है। अब आपको ध्यान देने वाली क्या बात है, ये देखो इस तरफ क्या हो जाएगा, जो यू होगा ये हमेशा डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव कहलाती है, क्योंकि ये लेंस के इधर है। इधर जो होगी वो नेगेटिव के बनती है, और जो इधर जो लेंथ होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, लेंस के जो राइट हैंड साइड में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे u नेगेटिव रहेगी, अगर इमेज इधर ही बनेगी तो इमेज भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव रहेगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट इस तरह खड़ी रहेगी तो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, और v अगर इस साइड बन रही है तो पॉजिटिव, अगर u को हम इस साइड रखेंगे तो ये भी क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। ओके, और डाउनवर्ड अगर कुछ बनेगी, कोई इमेज डाउनवर्ड बनेगी तो नेगेटिव, और इमेज अगर ऊपर की तरफ रहेगी तो वो पॉजिटिव रहेगी। फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप याद रखेंगे v इज इक्वल टू पॉजिटिव होता है, u इज इक्वल टू नेगेटिव, और फोकल लेंथ भी क्या होगी इसकी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, ये चीज़ें कॉमन है, आप लोग देख सकते हो। इसी के लिए मैंने आप लोगों को एक और लिखा है, ये देखिए। तो u हमेशा नेगेटिव रहेगी, क्यों, क्योंकि हम u को किस तरफ रख रहे हैं, इस तरफ रख रहे हैं। ठीक है ना, u को हम किस तरफ से, मैं ले लेता हूँ u को। देखो अगर मैंने इस तरह से खर्च किया तो ये लेंस के, अगर लेंस की क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी तो u हमेशा नेगेटिव बनती रहती है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा u क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ठीक है ना, और कॉनकेव लेंस के लिए भी u नेगेटिव रहेगी। r पॉजिटिव, r2 नेगेटिव हो सकती है। ठीक है ना, यहाँ पे r1 नेगेटिव और r क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इसमें याद रखना, अगर रियल इमेज बनती है तो v अगर रियल इमेज बनेगी तो पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है ना, अगर वर्चुअल इमेज बनेगी, ये इमेज का कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, ये कंफ्यूज मत करना, ये मैग्निफिकेशन से, ये इमेज है। ठीक है ना, अगर v रियल इमेज बनती है तो पॉजिटिव, अगर v रियल वो बनेगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी तो क्या बनेगी, नेगेटिव। v को हम नेगेटिव लेंगे। ये आपके बेसिकली लेंस फॉर्मूला के लिए काम आती है। ठीक है ना, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, ये बात ध्यान रखना, लेंस फॉर्मूले के लिए यूज होती है ये। और यहाँ पे v जो होगा वो हमेशा नेगेटिव आएगी, क्योंकि जो कॉन्केव लेंस रहता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पे ये लेंस फॉर्मूले से रिलेटेड बना रखा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फोकल लेंथ इसकी हमेशा कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव रहेगी, इसकी भी पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है जो मैंने आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बेसिकली जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है, ये वाली बात, क्योंकि लेंस फॉर्मूले में यूज़ होती है। ठीक है, और ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके लिए u नेगेटिव, इसके लिए भी u नेगेटिव। ठीक है, इसके लिए r1 पॉजिटिव, r2 नेगेटिव, r नेगेटिव, r2 पॉजिटिव। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। ओके, अगर कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और लेंस फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये जो बातें हैं ना, ये सारी की सारी बातें लेंस फॉर्मूला में यूज होती है अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, नाइक्रोम एंड ग्लास। रेजिस्टिविटी होती क्या है, बेसिकली आपने ओम्स लॉ तो पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो सॉरी ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस जो होता है किस पे, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, रजिस्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय 1 बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। और इसको जब हम करते हैं तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो अपॉन एल ए। रो क्या है, ये क्या कहलाती है, ये रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, अब आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। क्या बातें ध्यान में रखनी है, जो रेजिस्टिविटी होता है रो, ठीक है, रो को अगर आप करेंगे तो आप बोलोगे आर ए अपॉन एल। ठीक है, रो आपकी रेजिस्टिविटी हो गई। ठीक है, एल फॉर लेंथ, ए फॉर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो रेजिस्टिविटी होती है दोस्तों, वो ए और एल पे डिपेंड नहीं करती, एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, नेचर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मेटल। ठीक है, किस प्रकार का मटेरियल है, बेसिकली मेटल की जगह मटेरियल लिख दें, मटेरियल। ठीक है, मटेरियल पे के नेचर पे डिपेंड करती है जो रेजिस्टिविटी होती है। ओके, पहली चीज रेजिस्टिविटी की क्या होती है, अगर मैं आपसे इसकी एसआई यूनिट पूछूं,
तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, ओम मीटर। ठीक है, पहली चीज आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज, रजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तीसरी चीज को समझाने से पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, मटेरियल की बात करेंगे। तो यहाँ पे बोला व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो देखो सबसे, अगर आप मैं बोलूँ निक्रोम भी क्या एक मटेरियल है और सिल्वर भी एक क्या है, मतलब मेटल है। तो मेटल जब होंगे तो मेटल क्या करेंगे, ज़्यादा रजिस्टिविटी होगी। ओके ना, ठीक है, जितनी ज़्यादा क्या होगा मेटल, मेटेलिक पोर्शन होगा तो ज़्यादा इसका क्या होगा, वो होगा। तो इसने पूछा कि अकॉर्डिंग टू द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इनमें अब पता करना है। तो आपको सुना होगा जो सिल्वर होगा सबसे ज़्यादा क्या होता है, रजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा जिसकी होती है वो कौन होता है, सिल्वर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे और सबसे, चलो आपको ये नहीं पता कि सिल्वर नाइक्रोम में कौन सा होगा, लेकिन आप ये तो गैस कर सकते हो कि जो रजिस्टिविटी होगी वो ग्लास की सबसे कम होगी। ठीक है ना, ग्लास की सबसे कम होगी क्योंकि इसमें मेटेरियल पोर्शन ही नहीं है। ठीक है ना, तो ग्लास कहाँ पे, ऑप्शन बी देखो। ठीक है, और कहीं दिख रहा है आपको, तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है कि किससे इन तीनों ऑप्शनों में क्या है। ठीक है ना, तो मैं सीधे सीधे बी ऑप्शन मार सकता हूँ, सिर्फ एक चीज़ जानने से। ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और चबा चबा के और समझ के पढ़ना है कि क्या हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे गेस टेक्निक आ गई। तीसरी चीज़ अब देखो हम देखेंगे, जो रजिस्टिविटी होती है, कई बार आपसे ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, वो क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ कि अगर हम किसी सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करें। ठीक है, किसी भी सेमी कंडक्टर, कोई सेमी कंडक्टर है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है भैया, आप ध्यान देना। सेमी कंडक्टर अगर कोई है, इसका हमने टेम्परेचर क्या किया है, इंक्रीज किया है। क्या किया है, टेम्परेचर, कोई सेमी कंडक्टर इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी बताइए। ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो जो उसकी रजिस्टिविटी होगी ना दोस्तों, क्यों होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। क्यों होगी, क्यों होगी बताइए। इसका सिंपल बात यह है कि भाई देखिए, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा, है ना, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। भाई जैसे जैसे टेम्परेचर करेगा तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे तेज दौड़ेंगे, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना, कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अरे कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी तो इससे क्या होगा, क्या होगा, जो रजिस्टिविटी होगी, रजिस्टिविटी नीचे होगी। क्यों, साफ साफ दिख रहा है, रजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का, लाइक आर एक कांस्टेंट ले लिया आपने। ठीक है ना, तो रजिस्टिविटी क्या होगी, नीचे जाएगी। अगर कंडक्टिविटी बढ़ती रहेगी तो रजिस्टिविटी घटती रहेगी। तो सीधी बात है कि अगर सेमी कंडक्टर का आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज से कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी अपने आप में। ठीक है ना, तो आंसर ये चीज, तीसरी चीज आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है कुछ बातें, ये मैं आप लोगों को लिखा दूँ। सबसे जो अच्छी रजिस्टिविटी होती है वो किसकी होती है, सिल्वर की होती है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये, बाकी इस तरह से। ठीक है, कॉपर की देखा है, कॉपर एनलेट की, एल्यूमिनियम के टंगस्टन की। ठीक है, कुछ कुछ जो मेन मेन है वो आप लोग देख सकते हो, आयरन की हो गई, प्लेटिनियम, मैग्नीशियम, लेड, और ये रहा आपका ग्लास। ठीक है, देखो इसकी जो रजिस्टिविटी होगी वो सबसे कम में से होगी। ठीक है ना, इस तरह से आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, और क्वार्ट्ज हो गया और आपका हार्ड रबर हो गया, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, भाई शॉर्ट सर्किट क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होता क्या क्या है, देखो भाई शॉर्ट सर्किट, और इसी चीज से हम, आपके घर में फ्यूज होगा ना, फ्यूज, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है, तो हम वो फ्यूज वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले शॉर्ट सर्किट, भाई शॉर्ट सर्किट होता क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं बात करूं कि शॉर्ट सर्किट होता क्या है, तो शॉर्ट सर्किट क्या होगा, सपोज कोई एक वायर है मेरे पास। ठीक है, और मैंने कहा इसे करंट भेज रहा हूँ मैं आई। ठीक है, जब आई को मैंने भेजा तो क्या होगा, जब एकदम से ये करंट है, अब इसकी रेजिस्टेंस है, सपोज ये 1 ओम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन अचानक से क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, मैंने यहाँ से अभी मैंने बोला 1 एम्पियर करंट था और वो 1 ओम के रेजिस्टेंस से जा रहा था। ठीक है ना, तो तब तक चलता रहेगा, लेकिन अचानक से अगर मैं इसमें
2 या 3 एम्पियर का करंट दे दूँ एकदम से, तो ये क्या होगा, बीच में टूट जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हो जाएगा, देह इसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी, गर्म होगा और ये बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये होता है कि एकदम से अगर करंट एकदम से हैविली इंक्रीज हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है ना। तो करंट क्या हो जाएगा, एकदम से इंक्रीज हैविली हो जाएगा, हैविली इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वायर क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और यही आपके शॉर्ट सर्किट में भी होता है। अब शॉर्ट सर्किट में कैसे होता है, सपोज आपके घर में आपने एक फ्यूज लगाया जो क्या कर सकता है, 10 ओम की तक के रेजिस्टेंस को कर सकता है। ठीक है ना, 10 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा सकता है, इतना ज़्यादा होल्ड कर सकता है। अब आपने घर में ना एसी भी लगा दिया, है ना, इंडक्शन भी लगा दिया, और आपने फ्रिज भी लगा दिया, टीवी भी लगा दिया, और सब लगा दिया, तो जितने ज़्यादा अप्लाइंसेस लगेंगे उतना ज़्यादा करंट चाहिए होगा, है ना। जितने ज़्यादा अप्लाइंसेस लगेंगे उतना ज़्यादा लोड बढ़ता रहेगा। अब लोड बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे करके करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा आती रहेगी, और ज़्यादा आएगी तो ये 10 ओम वाला क्या हो जाएगा, एकदम से हैवीली इंक्रीज हो जाएगा करंट की, और क्या हो जाएगा, ये जो आपका फ्यूज होगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या फिर फ्यूज हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि रजिस्टेंस जो है वो 10 प्रोवाइड, लेकिन आपके अप्लाइंसेस ज़्यादा ले रहे हैं एनर्जी। तो सिंपल बात ये हो गई। तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब इंक्रीज हैवीली हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब इससे रिलेटेड हमको दो बातें ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है, तो इस बात को हमको ध्यान में ये रखनी है कि जो फ्यूज होता है, उस फ्यूज में कई बार आपने सुना होगा कि हम कॉपर वायर का यूज, ठीक है, तो कॉपर जो फ्यूज है उसमें कॉपर वायर को यूज क्यों नहीं किया जाता है, कई बार ये क्वेश्चन हो जाता है, क्यों। तो दो चीजें हैं, ठीक है ना। एक तो इसका बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये बहुत लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है ना। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है लेकिन लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह से इसलिए हम कॉपर वायर का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिर करते क्या है, यूज़ करते हैं हम लेड प्लस टिन का जो एलॉय होता है, ठीक है ना, लेड प्लस टिन के एलॉय को यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेड प्लस टिन के एलॉय को यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, एंड हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस। ओके, तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे, इसलिए हम लेड और एलॉय का यूज़ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ये देखना चाहो कि एकदम से क्या होता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो करंट का फ्लो रहता है, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो क्या होता है, ओनली द रेजिस्टेंस ऑफ द फुल पाथ लिमिट करंट्स, ठीक है, जो रेजिस्टेंस होगा वही कराएगा। करंट में बी इंक्रीज टू मैनी टाइम्स टू द लोड करंट, तब एकदम से लोड होगा इसलिए वो हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग ये देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट के। ओके, मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, क्या ये सही बात बोल रहा है, बिल्कुल सही बात है। जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो क्या बोलते हैं, वो करती है, देखो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये आपने बचपन में चलाई होगी, है ना, कई कारों से, लड़कों ने तो स्पेशली चलाई होगी, लड़के बहुत तोड़ ताड़ के इसको करते हैं, क्योंकि मैंने भी खुद चलाई है ये। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, अब आप यहाँ पे से एक लगा दीजिए और एक दूसरा कनेक्शन लगा दिए और एक सेल पे या फिर किसी इलेक्ट्रिक उसमें लगा है, तो ये क्या होता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या है यहाँ पे कि आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये रोटेट मैकेनिकल वर्क करना शुरू कर रहा है, दिस इज इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, जो कि बात क्या है, बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, कि आप इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, इसने नॉट बोला है, पहली चीज सही। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। आपने देखी होगी ये क्या है आपकी, ओके, इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो आपने ये देखा होगा इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है ना, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, ये शाफ्ट घूमता है नेगेटिव नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। ठीक है ना, ये अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर में चलती है जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है। ठीक है, मैं आपको ये बाद में पढ़ाऊंगा कभी, क्योंकि टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है ना, आपने भी सुना होगा, ये रोटेट करता है, फिर रोटेट करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, करंट जनरेट होता है। ठीक है ना,
तो जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी बिल्कुल बात सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब बात करते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो देखो यहाँ पे देखो, अगर आप राइट हैंड थंब का रूल रखेंगे तो आपने जैसे एक मुट्ठी बनाते हैं ना, मुट्ठी, तो अगर आपने क्या कर दिया, एक मुट्ठी टाइप की बना दी ये, ठीक है, ये इंसान का हाथ हो गया, ठीक है, और ये उसका अंगूठा हो गया। तो ये अगर हम वायर की तरफ रखें कि ये करंट है आई, तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना, बी। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका थंब हो गया, ठीक है, और ये आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन बता रही है आपकी फिंगर्स, ठीक है ना। तो जिस तरह करंट किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो जो आपके अंगूठा होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है ना। और अगर अगर करंट इस तरफ जा रही होती तो डायरेक्शन किस तरह होती, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वो कह रहा है कि जो आई जो होगा भाई, अगर आई जो होगा सेंटर ऑफ द कॉइल, द मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सेंटर पे, वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगर कोई कॉइल ने क्या किया है, कोई सर्कुलर कॉइल है, उसने क्या किया है, करंट वो कैरी कर रखा है, तो ये क्या आपकी सर्कुलर कॉइल है ये, और इसने करंट कैरी कर रखा है बाय द राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। थंब रूल से हम बता सकते हैं क्या है, राइट हैंड थंब रूल से मैंने क्या बता सकता हूँ कि जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड हो सकती है। बस वो करंट कैरिंग के होगा कि वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, उस तरह से। ओके, तो यहाँ पे ये बात भी क्या हो गई, सही हो गई। तो ऑटोमेटिकली जो करेक्ट नहीं है वो कौन सा, चौथा नहीं है, ठीक है, तीनों बात सही थी, तो आप चौथा देख लेते हैं। तो चौथा क्या है आपको ध्यान में रखना है, ये देखो इसने क्या बोला है यहाँ पे, द वायर विद द ग्रीन इंसुलेशन। देखो द ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली लाइव वायर, भाई नहीं, जो ग्रीन होती है वो क्या होती है आपकी अर्थ बोलते हैं, अर्थ वायर, ठीक है, या फिर न्यूट्रल जिसको हम बोलते हैं, न्यूट्रल अर्थ वायर, सॉरी ग्राउंड ग्राउंड वायर, ठीक है, ठीक है, जो अर्थ वायर ग्राउंड वायर थी वो होती है आपकी ग्रीन। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है ना। जो अर्थ वायर होती है वो बेसिकली हम क्या ले लेते हैं, ग्रीन उसमें ले लेते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, होप्स आपको ये बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रख, लाइव वायर क्या होंगी, फिर लाइव वायर का कलर क्या होगा। अगर आपके घर में कोई लाइव वायर होगी, ठीक है ना, तो बेसिकली जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई गई है कि जो लाइव वायर होंगे वो कैसे कलर में, ब्राउन में या रेड में ही यूज हो सकती हैं, जिसमें करंट फ्लो करता है। आपके घर में जो भी वायरिंग होगी उसमें अगर आपने देखा होगा जो लाइव वायर होंगे वो ब्राउन या रेड कलर के होते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, ठीक है ना, जो न्यूट्रल वायर होंगे वो कैसे कलर के होंगे, तो वो आपको याद रखना है, ब्लू या ब्लैक, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका अर्थ, अर्थ वायर। जो अर्थ वायर होगा वो क्या होगा, येलो या फिर आपका ग्रीन कलर में होते हैं। तो यहाँ पे बोल लाइव वायर, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन एंड येलो इज फॉर द अर्थ, या फिर डायरेक्टली येलो भी हो सकता है। अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैंने आपको इंडिया के हिसाब से बता दिया कि जो स्टैंडर्ड वायरिंग होती है वो कैसे इस उस वे में होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना इन छोटी छोटी बातों का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिफ्थ, अ बॉय कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक डायमीटर 200 इन 30 सेकंड, ठीक है। एक सर्कुलर है वो जिसकी क्या है, डायमीटर है, तो सपोज यहाँ तो 2 पाई r होता है ना, तो हम बोल सकते हैं पाई d, मतलब वो 30 सेकंड में, ठीक है, सॉरी 30 सेकंड में वो कितना 200 मीटर, जिसका 200 मीटर है, मतलब 200 मीटर मतलब रेडियस, मतलब हाँ, तो 200 पाई वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है, 30 सेकंड में। तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द 3 मिनट 45 सेकंड। तो 3 मिनट मतलब 3 इंटू 60 और प्लस मतलब 180, और ठीक है 180 तो हो गया, 180 सेकंड प्लस 45 सेकंड अलग से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 30 सेकंड में होगा 200 मीटर कर रहा है, तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ दैट इज 180 सेकंड में क्या होगा दोस्तों, 100 सेकंड में फिर से अगर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आप जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, अगर किसी इनिशियल पॉइंट से चला है और इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया है तो वो क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। और वैसे भी डिस्प्लेसमेंट आपको पता होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो अगर इनिशियल से चला है और वहीं पे इनिशियल में ही जाके पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। मतलब जब उसने 180 सेकंड में, है ना, 200 बाई 6 इंटू अगर मैं 6 करूँगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा,
डिस्टेंस तो भले 1200 पाई बोलोगे आप, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। अब 45 सेकेंड, फिर से नेक्स्ट 30 सेकेंड अगर हम देखें तो आप क्या बोलोगे, उसने फिर से 200 पाई क्या कर लिए, कवर कर, 200 30 सेकेंड में 200 पाई कवर करना था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जब वो 180 सेकेंड में तो यहाँ पे पहुंचा, फिर घूमा, फिर चला, फिर 30 सेकेंड में यहीं पहुंच गया, फिर से डिस्प्लेसमेंट 0। अब फिर 15 सेकेंड चलेगा, तो 15 सेकेंड, नेक्स्ट 15 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर की होगी, 100। ठीक है, 100 पाई तो 100 मीटर कवर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100 मीटर। होप्स आपको मेरी बात समझ आ गई। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। अब फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट में तो क्या हो रहा है, बार बार आके मिल जा रहा है, तो दैट इज 0 कंसीडर्ड होगा। ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो आपने बोला 1200 प्लस 200 और प्लस 100, तो टोटल डिस्टेंस होगी वो 1500 पाई होगी। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो आप बोलोगे 100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What happened when the gravitational force between the two object, ठीक है, if the mass of the one object is double, mass डबल हो चुका है, and the distance between them is also double, डिस्टेंस भी डबल हो गई है। तो हम जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, वो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर या फिर डी स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई जी तो सेम रहेगा, लेकिन m1 जो है वो 2m हो गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, m2 में कोई चेंज नहीं है, m2 का m2 रखा आपने, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होगी, डबल हो गया। अभी यहाँ पे आर स्क्वायर था, अब 2r हो गई, तो 2r का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा जी 2 इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय 4r का स्क्वायर, दैट इज 2। तो अगर मैं f इज इक्वल टू ले लूँ तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज जो पहले वाली थी ना उसका आधा हो गई है जो फोर्स। अगर डिस्टेंस आप मास को डबल किया और डिस्टेंस को डबल किया तो जो फोर्स लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो फोर्स वुड बी हाफ्ड। ठीक है, फोर्स जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो आंसर इज सी। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है ना, ये लोग ये आपने पढ़ा भी होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ऑब्जेक्ट m1 है और m2 के बीच में ये फोर्स जो लगती है, ठीक है ना, जो लगेगी वो फोर्स क्या होगी, g1 अपॉन m2 अपॉन डी स्क्वायर। डी क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है ना, होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The number of the moles of oxygen gas used in the complete combustion of 1 mole of glucose, जो एक मोल होता है, एक मतलब पूरा एक जो यूनिट होगी, ठीक है, उसमें कितने ऑक्सीजन के मोल्स होंगे। ठीक है, तो आप जानते हो भाई, अगर मैं आपसे बात करूं C6, ठीक है, ग्लूकोज का एक फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, C6H12O6 होता है। ठीक है, और ये होता है ग्लूकोज का, ठीक है ना, ग्लूकोज का क्या होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे ऑक्सीजन के, एक मोल ऑफ 1 मोल्स ऑफ ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज ही है। तो ये ऑक्सीजन के कितने मोल्स यूज कर रहे हो आप, 6, तो 6 मोल्स का यूज कर रहे हो। ठीक है ना, कंप्लीट कंबशन ऑफ द ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज को मैं कंप्लीट कंबशन कर दूंगा तो O6 का क्या होगा, यूज होगा। H12 मतलब H के कितने, 12 मोल्स, और कार्बन के 6 मोल्स का यूज होगा। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा 6। कोई भी इसमें कोई वो नहीं थी, बस आपको पता होना चाहिए था कि C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है ना, आपको ये बात जरूर याद रखनी है दोस्तों कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उस फोटोसिंथेसिस में हम कौन सी उसका यूज करते हैं। ठीक है ना, किस तरह से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, कई बार ये डायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है ना, C6 कार्बन के कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 वाटर के जब मॉलिक्यूल मिलते हैं आपस में, तब जाके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलती है। अब इसमें 2 तरह के फेज होते हैं। ठीक है ना, वो फेज हम डिस्कस नहीं करते हैं, सीधे डायरेक्टली आप ग्लूकोज और ऑक्सीजन देख लीजिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। Which one the following is not an example of oxidation reaction? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब 2 तरीके से हो सकता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बताइए, ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो गया, एडिशन टू द ऑक्सीजन। अब एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों, क्या कई बार अच्छा, हम अभी रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना, कहीं आप सोच रहे हो कि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह ज़्यादा डिटेल करूंगा। बस बेसिक लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया जाता है। जैसे अगर मैं Mg ले लूँ और उसको ऑक्सीडाइज कर लूँ तो वो MgO बन जाएगा। ठीक है ना,
2 MgO O2 जाएगा, 2 Mg जाएगा, तब ओके ये बन जाएगा। ठीक है, दिस इज एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, कि आपने यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिंग हो गया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले द टेस्ट ऑफ द बटर चेंजेस इफ लेफ्ट फॉर द लॉन्गर पीरियड। तो लॉन्गर पीरियड के लिए अगर आप बटर को छोड़ोगे तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसमें फैटी एसिड्स रहते हैं ना, फैटी एसिड वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन आता है, जो कि क्या करते हैं, क्या होते हैं, बिटर टेस्ट देते हैं। ठीक है ना, टेस्ट चेंज हो जाता है उसका। तो ये फैटी एसिड क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं। अब मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन होता क्या है, जो एडिशन ऑफ क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो पहली वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज आती है, व्हाइट सबस्टेंस इज फॉर्म व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब देखो बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है, BaCl2 प्लस विथ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या हो गया, NaSO4। तो NaSO4 इसके ऊपर 2 का चार्ज आता है, तो Na2SO4 होगा। ठीक है ना, Na2SO4 मिलता है किसके, बेरियम क्लोराइड के लिए। क्लोराइड में -1 होता है, अच्छा ठीक है, ये 2 नहीं होगा, 1 होगा, क्योंकि इसमें -1 होता है, +1 होता है, ये -1 होता है, तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है ना। Na2 इसके ऊपर 2 का चार्ज, इसके ऊपर हो गया। ठीक है, तो Na2SO4 हो गया। अब ये आपस में जब मिलते हैं दोस्तों, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, बेरियम सल्फेट। ठीक है, BaSO4 प्लस 2NaCl। Cl क्या हो गया, सॉल्ट। अब बेरियम सल्फेट हो गया, तो ये क्या होता है, प्रेसिपेट फॉर्म कर देता है, जो कि एक क्या होगा। अब बताइए, ये हो रही है, इसमें क्या ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कहीं पे ऐड हो रही है, कहीं पे डिलीट हो रही है। यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन का लेना देना नहीं हो रहा है, तो ये सीधे सीधे गलत हो रहा है। चलो ऑप्शन थर्ड भी देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही सही है कि ये करेक्ट नहीं है, बाकी तीसरा ऑप्शन देख ले, अ रेडिश ब्राउन पाउडर गेट कोटेड ऑन द आर्टिकल ऑफ मेड ऑफ आयरन। जब भी आयरन होता है दोस्तों, आयरन होता है, जब ये मॉइस्ट और एयर के कांटेक्ट में, बेसिकली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो इसमें क्या होती है, रस्टिंग। ठीक है ना, जंक लगता है, वही बोल रहा है। तो रस्टिंग की आपस में एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है ना, तो ये भी ट्रू है। फिर वाइन गेट श्योर विद टाइम, सेम कंडीशन, क्योंकि ये क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होती है और क्या देती है, सॉर टच देती है। ठीक है, सॉर टच देती है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो आंसर इसका हो जाएगा, कौन एग्जाम्पल नहीं है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, तो ये वाला सही होना चाहिए था, कि जो बी ऑप्शन है वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना। अच्छा, अब रस्टिंग आ गई, तो रस्टिंग को दो चीजें याद रखना, रस्टिंग से बचने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन का यूज करते हैं। ठीक है, और गैल्वेनाइजेशन में हम कौन से मेटल का यूज करते हैं, जिंक का। ठीक है, जिंक की कोटिंग होती है किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। और थोड़ा सा अगर आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे, तो ये दिस इज द रिएक्शन ऑफ आयरन, रस्टिंग की क्या रिएक्शन है ये। ठीक है, कि रस्टिंग किस तरह से होता है, जब आयरन मिलता है ऑक्सीजन के साथ प्लस वाटर की प्रेजेंस में, तो ये क्या करते हैं, रस्ट होता है, जो आपको ये पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाइन्थ, मिथेनिक एसिड। मिथेनिक एसिड को हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। अब फॉर्मिक एसिड क्या मिलते हैं, ठीक है, मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड मिलता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड मिलता है, जो क्या करता है, आपको थकान थकान लगाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे आंट इसका आंसर होगा। मैथोनेटिक नॉर्मली कहाँ फाउंड होता है, तो ये आंट में मिलता है, जो चींटी ततैया वगैरह आपको काटते हैं, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसे हम लिखते हैं COOH। ठीक है ना, COOH लिखते हैं। ठीक है, HCOOH लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग ध्यान रख लेंगे, मैंने आप लोगों के लिए ये बना दिया है। ठीक है ना, इसको हम मेथोनिक एसिड या फॉर्मिक एसिड ही बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, मेथोनिक एसिड या फॉर्मिक एसिड दोनों बातें एक ही है। ठीक है, और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH, और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स होंगे हीलियम में, 104 ग्राम ऑफ हीलियम गैस। तो 104 ग्राम की हीलियम गैस में कितने नंबर ऑफ हीलियम के मोल्स होंगे। मोल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे बताइए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं दोस्तों, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, अपॉन क्या करते हैं हम, वेट वेट ऑफ वन एटम।
ठीक है, उससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर वेट कितना बोला है, 104। कितना हीलियम के कितने 104 है, ठीक है। और एक वेट का अगर हम बात करें कि एक मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो आप जानते हैं हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है। और इसका जो मास नंबर होता है, टोटल वेट मतलब मास नंबर, ठीक है, अपॉन मास नंबर। तो मास नंबर कितना होता है 2 का 4, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, आंसर आ जाएगा 26, ठीक है। तो आपको ये बात रखना है, यहाँ पे वेट मतलब क्या हो गया, टोटल मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास 104 में 4 के हिसाब से 26 होंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेंगे, कई बार पूछा था ये, थोड़ा सा क्या आपके पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 18 होता है, ठीक है ना, ये क्या है आपका नोबल गैस बोलते हैं, ठीक है। ये अभी डायरेक्टली किसी पेपर में आया था इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेंडन, ठीक है ना, ये सब क्या है आपकी नोबल गैस है। 118 एलिमेंट जो है, ठीक है ना, कई ये डायरेक्टली पूछ लेता है कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है किसमें, किसमें 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट है किसमें, आपके पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और जो नेचुरली अकर करते हैं तो वो 98 है, ये नेचुरली अकर करते हैं, बाकी नेचुरली अकर नहीं करते, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और 1 से लेकर 30 तक आपको क्या होना चाहिए, पीरियोडिक, पीरियोडिक क्या होना याद होने चाहिए, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक आपको याद होने चाहिए, कहाँ तक, जिंक तक, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, A1 से लेकर 30 तक आपको पूरी तरीके से याद होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, वाइल द बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स, जो हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स होते हैं उनको बर्न करने पे इफ वी सी अ येलो फ्लेम विद अ लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक, इट मींस द फ्यूल इज फ्यूल। अब देखो जब भी क्या होता है ना आपके हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स, तो देखो दो टाइप के होते हैं बेसिकली। अगर मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन, सिर्फ हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करूं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो दो तरीके के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड, ठीक है, एक क्या होता है सैचुरेटेड, और एक क्या होगा, एक होते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनमें या तो डबल बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने सी सी ले लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा एच एच और एच, ठीक है, ये हो जाएगा एच एच एच। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंस सी है और सबके उसमें क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर मैं डबल बॉन्ड ले लूँ, सी डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा एच एच और यहाँ पे मैंने लिया एच एच, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी एच और एच, ठीक है। तो ये होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब जो सिंगल बॉन्ड होते हैं ये डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, पूरे कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं विद अ ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम्स, ठीक है ना, ब्लू फ्लेम्स होता है जो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। बाकी अगर आपकी येलो फ्लेम्स जल रही हैं या फिर लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक पूरी तरह कंप्लीटली नहीं जल रहा है, तो बेसिकली वो क्या होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना। आपके गैस में क्या होती हैं, ब्लू फ्लेम्स होती हैं, ठीक है। तो ब्यूटेन का इस्तेमाल किया जाता है उसमें, ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं सिंगल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं, तो इसलिए ब्लू फ्लेम जल रही है और कंप्लीटली जलती हैं। लेकिन जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो येलो तरीके से जलती है। जब पॉलीथीन को जलाना आप, तो कैसा पॉलीथीन, हम इथीन बोल रहे हैं, ठीक है ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल, तो वो हमेशा पीले कलर की तरह से जलती है। कभी भी आप नोटिस करना, आप आज अपने घर में एक पॉलीथीन जला के देखना, वैसे हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट, बट अगर आप देखोगे तो येलो फ्लेम चलेंगी, तो उसका मतलब क्या है, वो डबल फॉर्म या ट्रिपल फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स है। तो इसका यहाँ पे येलो फ्लेम दी हुई है, लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक्स दी हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे वो, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना, और ये भी याद रखना, ठीक है। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो मैंने आपको समझाया, इथीन, इथाइन, इथाइन, ठीक है ना, इथीन, ये सिंगल बॉन्ड में हो गया मीथेन, ठीक है, मीथेन, इथेन, तो ये सब चीज़ें याद रखना, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर से आ गया देखो, नंबर ऑफ द सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बॉन्ड इन साइक्लोहेक्सेन।
अब साइक्लोहेक्सेन बोला है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन क्या होगा, साइकिल में बनाना है, मतलब ये ऐसे, ठीक है। एक कार्बन यहाँ पे हो गया, एक कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। 2 वैलेंसी यहाँ पे हो गई है, 2 यहाँ पे हो गई, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या होगा ये दोस्तों, ये क्या होगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। और अनसैचुरेटेड का मतलब है जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहे होंगे किसी भी एक साइक्लोहेक्सेन में। तो देखो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि भाई बताओ कितने सैचुरेटेड कार्बन होंगे, तो आप बोलोगे जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 तो क्या है सैचुरेटेड, मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो आपने बोला सिंगल बॉन्ड 18 है। यहाँ पे भी 18 18, ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट। फिर कहा मैंने अनसैचुरेटेड कितने हैं, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, जहाँ पे डबल डबल बॉन्ड बन रहे हैं, डबल बॉन्ड कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये जगह 0, तो आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। होप सो आपको बात समझ आ गई। तो ये ऑप्शन ही, इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अगर मैं इसको बेंजीन बना देता तो, अगर मैं ऐसे बना देता तो तब आप मुझे बता सकते हो कितने हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना, कितने सैचुरेटेड बॉन्ड होंगे और कितने अनसैचुरेटेड होंगे, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन द नॉन मेटल आर डिसॉल्व इन वाटर। जब नॉन मेटल डिसॉल्व होते हैं, तो देखो नॉन मेटल डिसॉल्व जब होते हैं तो पहले वो मेटल क्या बनाते हैं, देखो सबसे पहले एक बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या बनेंगे पहले जो नॉन मेटल्स होंगे ना, अगर हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली क्या होते हैं, वाटर के साथ कंबाइन नहीं करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है ना, कैसे, क्योंकि जो नॉन मेटल है, जैसे मैंने कार्बन को अगर मैं H2O के साथ मिला दूंगा तो ये डायरेक्टली क्या होगा ना, कार्बन क्या नॉन मेटल है और ये क्या हो जाएगा H2 वाटर है। भाई H2 जो वो है ना, इसका जो क्या आता है पोलराइजेशन है, मतलब जो इसके H पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इस पे होगा नेगेटिव, जो इसका इफेक्ट है ना, ये इतने हाईली आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं कि ये का जो कार्बन सैन मेटल है, ये इसको क्या कर पाएगा, ब्रोक नहीं कर पाएगा इसके, ठीक है ना, इसको क्या कर पाएगा, ब्रोक नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो रिएक्ट ही नहीं होगा मेटल। तो इसलिए इस वजह से, सॉरी नॉन मेटल, तो क्या होता है ना, इस वजह से पहले जो होते हैं जो ऑक्साइड्स ऑफ क्या होते हैं, नॉन मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल होते हैं, जब आप इनको क्या करते हो वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तब जाके ये क्या बनाएंगे, H2CO3, दैट इज एसिडिक, एसिडिक इन नेचर बनाएंगे। पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है कि जब नॉन मेटल वाटर के साथ करेंगे तब जाके ये एसिडिक बनाएंगे, लेकिन क्या करते हैं डायरेक्टली ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं हो सकते, इसलिए पहले इनको ऑक्साइड्स बनाना जरूरी है। तो बेसिकली वैसे इसका आंसर इस तरह से होना चाहिए था, एसिडिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ठीक है, इसका आंसर बी होना चाहिए था, लेकिन मैंने बता दिया थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप सीधे नॉन मेटल को वाटर के साथ करेंगे तो वाटर का जो क्या होता है जो बॉन्ड होता है वाटर का वो इतना हाईली वो होता है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है जो नॉन मेटल होगा नेगेटिव में होगा, तो ये क्या होगा, इसको तोड़ नहीं पाएगा तो रिएक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसे क्या कर सकते हैं, कार्बन की क्या होगी, सॉरी नॉन मेटल जो होगा पहले वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं नॉन मेटल वाटर के साथ क्या रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तब जाके एसिडिक ऑक्साइड्स का निर्माण हो सकता है। ओके, तो इसी तरह से मैंने आप लोगों को थोड़ा सा लगा दिया, आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, तो जो एसिडिक ऑक्साइड है ये आपका एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एसिडिक ऑक्साइड का निर्माण बनता है, अगर जो कार्बन है वो नॉन मेटल है, एयर ऑक्सीजन, और जो कार्बन ऑक्साइड बनी वो क्या बनी, थोड़ी सी एसिडिक ऑक्साइड बनी, ठीक है। वही मेटल जब क्या होते हैं, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, इस बात का ध्यान में रखना है आप लोग। ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक स्लाइड बना दिया, इस चीज़ का ध्यान में रखना, ठीक है, ये बातें ध्यान में रखना है, ठीक है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 15 क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में, बाकी धीरे धीरे करके मैं क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। आपसे पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, से रिलेटेड कौन सी बातें सही नहीं है। इन दिस टेक्निक अ जीन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एंड ट्रांसफर टू द सेल ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, जो कि बात बिल्कुल सही है।
कि आप क्या करते हो, एक उससे क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से उसका जो जीन है वो आइसोलेट करते हो और फिर बाकी जो क्या होता है दूसरे में ट्रांसफर करते हो, ताकि इस चीज़ों की क्या हो जाए, कंबाइन करके एक जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हो। ठीक है, दिस टेक्निक हैज़ एप्लीकेशंस ओनली इन द प्लांट्स, जो कि बिल्कुल गलत है। ये प्लांट्स में, एनिमल्स में, सब जगह ये यूज हो रहा है जीएम। ठीक है, तो प्लांट्स एनिमल्स होना चाहिए, यहाँ पे ओनली बोला है, ओनली, केवल और केवल। मैंने कहा ना, जब यूपीएससी के पेपर दे रहे हो तो वर्डों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि यहाँ पे बोला है ओनली, ओनली इन प्लांट्स, तो ये गलत है। ये एनिमल्स में भी जीएम का यूज होता है। तो अभी तक तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन गलत है। बाकी देख लेते हैं, जीन्स फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, जीन्स फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस में स्प्रेड फ्रॉम क्रॉप प्लांट्स टू वाइल्ड प्लांट, क्रॉप प्लांट से वाइल्ड प्लांट में भी जा सकता है, जो कि बिल्कुल ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है। टू प्रोड्यूस अ ट्रांसजेनिक एनिमल द नोवल, यहाँ पे नोवल का मतलब है न्यू। ठीक है, नोवल का मतलब ही होता है न्यू। टू प्रोड्यूस अ ट्रांसजेनिक एनिमल, यहाँ पे देखो एनिमल बोल रहा है, यहाँ प्लांट बोल रहा है, देखो खुद ही क्रॉस कनेक्शन हो रहा है ना। अब या तो बी गलत होगा या तो डी गलत होगा, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो। टू प्रोड्यूस अ ट्रांसजेनिक एनिमल द नोबल जीन्स आर इंसर्टेड एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, बिल्कुल बात है। आप बीच में कोई चीज़ फुल्ली डेवलप हो गई तो क्या होगा, उसको बाद में आप अगर वो करोगे तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, तो आपको शुरू में ही चीज़ें लगानी पड़ेंगी ना, तो ये कंडीशन भी ट्रू है। तो यहाँ बाकी जो ऑप्शन है वो बी क्या है, बिल्कुल गलत है। थोड़ा सा जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा गोल्डन राइस, गोल्डन राइस से बेटर ये आपने सुना होगा कि जो गवर्नमेंट है ना, वो जीएम को क्या कर रही है, वो कर रही है जैसे टमाटर है, टमाटर की जो लाइफ है 2-3 दिन से ज़्यादा क्या होता है, सड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, आलू का जो पोटैटो होता है आपका पोटैटो, उसका जीन्स क्या कर रहे हैं, टमाटर में इंसर्ट कर रहे हैं, जिससे जो लाइफ होगी टमाटो की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, लाइक पोटैटो, है ना। तो ये आपका जेनेटिक क्या रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो यही है आपका फ्लेवर सेवर टोमेटोज। ठीक है, इस चीज़ को जानना। बीटी कॉर्न आपने देखा होगा। ठीक है, ये चीज़ें, अरे बीटी बैंगन भी सुना होगा आपने ना, बीटी, आपने बैंगन बहुत न्यूज़ में चला था, इसे कैंसरस के बारे में बोल रहे थे कि कैंसर का चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं जो बीटी बैंगन है। तो पहले इसकी, बाद में इसकी खेती पे रोक लगा दी थी इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ होती है जिसका बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ठीक है, HYVS, जो आपके 1960 में जब क्या हुआ था, हरित क्रांति हुई थी ना, ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुई थी आपकी, उसमें कुछ चीज़ों का यूज़ किया गया था, जिससे क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हमारी खेती बढ़ी थी। तो वीट की 2 प्रोडक्शन आपको जरूर याद रखनी है, 2 वैरायटी ऑफ द वीट, जिनका नाम है सोनालिका, आपसे पूछा जा सकता है, या कल्याण सोना, कि कल्याण सोना क्या थी। तो ये वीट की 2 वैरायटीज थी जो हाई यील्डिंग, जो हो बहुत ज़्यादा करते थे। ठीक है ना, ठीक है। और चावल की खाती है, आपको चावल में याद रखना है IR64, IR T20 और ज्वाहर। ये 3 वैरायटी ऑफ क्या थी आपकी, राइस की वैरायटी थी, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस थी, IR64, IR20 और ज्वाहर। सोनालिका और कल्याण सोना कहते हैं वीट की वैरायटी जो 1960 में बहुत ज़्यादा यूज की गई थी। द हाई वैरायटी हाई यील्डिंग वीट और द वर्ल्ड फर्स्ट डेवलप्ड इन, सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये मैक्सिको में हुआ था, और कौन थे, फादर ऑफ द नॉर्मन बोरलॉन्ग। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के पिताजी भी कौन थे, अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन जो दुनिया में थे, उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉन्ग। ठीक है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना। इंडिया में कौन थे, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। भाई इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो पिताजी थे, फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, MS स्वामीनाथन। और दुनिया में कौन थे, नॉर्मन बोरलॉन्ग। और हाई यील्डिंग वीट जो थी ना, वैरायटी ऑफ सीड्स जो थे, वो सबसे पहले मैक्सिको में यूज किए गए थे। और सोनालिका और कल्याण सोना आपको जरूर याद रखना है, IR64, IR20 और ज्वाहर भी आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। और सपोज ड्यू टू एन एक्सीडेंट द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द माउथ, ये डेप्थ वाला क्वेश्चन है। अगर आप, मैं ट्रस्ट में आपको, जब आप यूपीएससी सीडीएस का पेपर दे रहे हो तो आपको सारे क्वेश्चन आना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा डेप्थ का क्वेश्चन है। ठीक है, द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड द ओसोफेगस ऑफ अ पर्सन इज इंजर्ड। ठीक है, ओसोफेगस जो आपकी गर्दन का होता है वो इंजर्ड होता है। इन दिस केस विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू विल बी इफेक्टेड, कौन सी होगी, स्मूथ मसल, क्यूबोइडल एपिथेलियम। ठीक है,
स्क्वामस एपिथेलियम या स्ट्रेटेड मसल, इनमें से कौन सी मसल होगी? तो पहले थोड़ी सी हम देख लेते हैं मसल कितने टाइप की होती हैं। स्मूथ होती तो बहुत सारी टाइप की हैं, मगर जो मेजरली पूछी जा सकती हैं स्मूथ मसल, कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? ये बेसिकली स्पाइंडल शेप्ड की होती हैं। ठीक है, नॉन स्ट्रेटेड होती हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अकर इन द वॉल्स ऑफ द, ये क्या होती हैं? अकर इन द वॉल्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, जो वॉल्स होती है ना इंटरनल ऑर्गन उसमें होती है। और इज अनवॉलेंट्री, बेसिकली आपका जो स्टोमक है ना, स्टोमक, तो आपने सुना होगा स्टोमक में HCl प्रोड्यूस होता है। तो HCl प्रोड्यूस होगा, तो HCl प्रोड्यूस होगा तो जो वॉल में जो मसल्स होती हैं वो कौन सी मसल होती है? स्मूथ मसल होती है स्टोमक के अंदर। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, कार्डिक मसल आपके हार्ट वगैरह में होती है, हैज अ स्ट्रेटेड, ठीक है, ब्रांचड होती हैं। ठीक है, इनकी ब्रांचेज होती हैं, देखो इसमें ब्रांचेज नहीं बनी है, यहाँ पे ब्रांचेज हैं। ठीक है, और याद रखना, ठीक है, अकर इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट, हार्ट में होती हैं। और इज अनवॉलेंट्री, ये भी इनवॉलेंट्री होती है। ये वॉलेंट्री होती हैं जिसमें हम खुद वॉलेंट्री करते हैं, ये अनवॉलेंट्री होती हैं जिसमें हम कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, खुद ब खुद होती हैं। हैज स्ट्रेटेड ट्यूबुलर, ठीक है, मल्टीन्यूक्लियेट फाइबर इज यूजुअली अटैच्ड टू द स्केलेटन, स्केलेटन में होती है। ठीक है, ये 3 टाइप की मसल होती हैं, आपको ध्यान में रखनी है। तो स्मूथ मसल कहाँ गया आपका? ठीक है, स्मूथ मसल तो नहीं हो सकती है। ठीक है ना, स्मूथ, इसका जो आंसर है वो है स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, ये डेप्थ भरा क्वेश्चन था। ठीक है, जिसने 12th में बायोलॉजी वगैरह होगी माइट भी वो जानते होंगे, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी 10th तक के एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन चलो देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो सेल के बाहर से जो आपकी पतली सी लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ओके, इट इज अ प्रेमेबल स्ट्रक्चर फॉर द प्रेमेबल स्ट्रक्चर, प्रेमेबल स्ट्रक्चर क्या होती है ना, जो अलाउ करती है, सब अलाउ ऑल मटेरियल टू पास, वो होती है प्रेमेबल। मतलब कोई भी कुछ भी चीज यहाँ से जा रही है तो सेल की सीधी इस लेयर से अंदर सेल की तरफ चल जा रही है और सीधी जो चीज आ रही है बाहर आ जा रही है, जो कि ट्रू नहीं हो सकता है दोस्तों। प्रेमेबल तो नहीं हो सकती है, क्यों? क्योंकि सेमी प्रेमेबल है। भाई अब कोई बैक्टीरिया घुसना चाह रहा होगा सेल खाने के लिए, तो क्या ये लेयर जो होगी वो बैक्टीरिया को अंदर जाने देगी ताकि वो सेल खा ले? तो ये हो नहीं सकता। दैट इज सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन। इसलिए ही बोलते हैं कि भाई जो चीजें जानी चाहिए वो भेज रही है अंदर, बाकी नहीं भेज रही है, तो प्रेमेबल तो हो नहीं सकता। तो मेरे ऑप्शन, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है भाई। ठीक है ना, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। आगे देखते हैं, चलो ठीक है, ये भी गलत है। सेलुलोज से नहीं बनी होती है, लिपिड से बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, लिपिड एंड प्रोटीन्स का सिंथेसिस होती है। ठीक है ना, प्रोटीन का लेना देना होता है, सेलुलोज का नहीं होता है। सेलुलोज जो होती है वो प्लांट वो होती है। ठीक है ना, सेल वॉल होती है, सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है, वो होती है सेलुलोज से। इट इज फ्लेक्सिबल एंड एनेबल द सेट द इनगल्फ मैनी मटेरियल, फ्लेक्सिबल होती है और सेल को क्या करती है? एनेबल करती है, जिससे क्या हो, सेल जो है वो पूरा का पूरा मटेरियल क्या कर सकता है? इनगल्फ कर सकता है। ठीक है, जो कि बात भाई ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बिल्कुल गलत है भाई। ऑक्सीजन क्या होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डिफ्यूजन को अलाउ करती है ना, ताकि ऑक्सीजन जाए और अंदर आए। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एरोबिक एनोरोबिक आपने सुने भी होगी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो सेल के अंदर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है क्योंकि सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन होती है जो कि अलाउ करती है। ठीक है, डिफ्यूजन जो क्या होता है? अलाउ होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा डज नॉट अलाउ, जो कि गलत बात है भाई, अलाउ तो होता है डिफ्यूजन। ठीक है ना, और तो बेसिकली इन तीनों में से जो लास्ट ऑप्शन जो करेक्ट है वो क्या है? सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब आते हैं, चलो थोड़ा सा इसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। आपकी सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये आपका सेल हो गया, सेल के बाहर जो एक पतली लेयर होती है, ठीक है ना, पतली लेयर जो होती है वो क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से बनी हुई है। और सेल मेम्ब्रेन में अगर देखो तो इसमें क्या प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं। ठीक है ना, ऑयली टाइप के होते हैं, लिपिड्स होते हैं। एक काइंड ऑफ लिपिड्स का होता है, काइंड ऑफ फैट होता है। ठीक है ना, तो बेसिकली लिपिड और प्रोटीन्स की होती हैं लेयर होती हैं। ये आउटसाइड ऑफ द सेल हो गया। अब ये क्या करता है, जब कोई बाहर चीज आती है तो ये लिपिड्स और जो प्रोटीन के रहते हैं ये अलाउ करते हैं किसी चीज को अंदर जाने से और किसी चीज को बाहर जाने से, इसलिए इसे बोलते हैं सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है,
तो सेलुलोज से नहीं होता, सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज स्टार्च से बना होता है, ठीक है ना। जब प्लांट क्या होता है, प्लांट जब स्टार्च को किस फॉर्म में सेव करता है, सेलुलोज के फॉर्म में ही सेव करता है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान में रखना है। तो जो प्लांट सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज से। बाकी जो अगर हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे तो वो बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से, ठीक है ना। और ये फ्लेक्सिबल होता है, हिलता डुलता है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, खुल सकता है, तो इस बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आंसर होना था सी इज द करेक्ट आंसर। होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे 17 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।